हाँ बोलो, कोई दिक्कत है? चलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं बेटा चैप्टर नंबर 11। क्या नाम है चैप्टर का? क्षेत्रमिति। और 11.3 के एग्जाम्पल्स तक हमने कर लिया था। 11.3 हमारे स्टूडेंट्स ने सॉल्व कर ली है, तो इसका लेक्चर मैं बाद में अलग से अपलोड कर दूंगी। आज हम अपनी क्लास में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.4। 11.4 जो हमारी होगी, इसमें हमारा आयतन आएगा। क्या आएगा? आयतन। आयतन का मतलब है किसी तीन विमाओं की आकृति में, मोटे तौर पे बताऊं तो कितना सामान आ सकता है। ये घनाभ है, इसके अंदर मैंने कुछ भरना है। अभी फोम था मेरा, डस्टर था ये, इसके अंदर मैंने बहुत सारा सामान रखना है। कुछ भी रख सकती हूँ मैं, माचिस की तीलियाँ रख सकती हूँ, मैं इसके अंदर कलर रख सकती हूँ, या मैं इसके अंदर मिट्टी कह दूँ तुम भर के ले आओ तो मिट्टी भर सकते हैं। तो कितना भर सकते हैं वो इसका आयतन कहलाएगा। क्लियर है? जिस कमरे में हम बैठे हैं ये घनाभ है, इस कमरे में कितना सामान आ सकता है, कितनी जगह इस पूरे कमरे ने घेरी हुई है, ये इसका आयतन आएगा। तो तीन आकृतियों का आयतन हम सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी घनाभ का आयतन। अच्छा, अब आयतन का फॉर्मूला याद ना हो मत होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटी सी बात बताऊंगी, सिर्फ आयतन का फॉर्मूला आपको अपने आप सबका याद हो जाएगा। भारती भाई, मान लो ये ऐसे होता है, इस तरफ से आयत है ये। अब मैं इसके ऊपर रेत भर सकती हूँ कितना सारा, भाई यूँ ढेरी सी लगा दूँ, लगेगी? क्यों नहीं लगेगी? ऊंचाई नहीं है, गिर जाएगी। भाई अब मैं यहाँ रेत रखूँगी तो वो इधर से इधर से इधर से इधर से पानी डालूँगी। इसमें पानी डाल सकती हूँ? यहाँ रख सकती हूँ पानी? क्यों? क्योंकि इसकी ऊंचाई नहीं है, हल्की सी भी ऊंचाई नहीं है। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। ये तो क्षेत्रफल हो गया, लेकिन अगर इस क्षेत्रफल के ऊपर ऊंचाई नहीं है तो इसमें कोई सामान आ सकता है? कोई पानी, कोई मिट्टी, कुछ आ सकता है? नहीं ना। लेकिन यही क्षेत्रफल इधर है और इस पे इतनी इतनी दिख रहा है, नहीं दिख रहा? यही क्षेत्रफल इधर है, इतनी इतनी ऊंचाई दे दी। अब मैं इसमें पानी भी भर सकती हूँ, मिट्टी भी भर सकती हूँ, कोई और आइटम भी भर सकती हूँ। अब मेरी बात को पकड़ना। आयतन यानी बर्तन में जगह कब बनी? जब उसकी ऊंचाई थी। अब मैं एक ऐसे ही कोई गोल वो ले लूँ, कागज़, गोल कागज़ ले लूँ, वृत्त ले लूँ और उसमें कह दूँ पानी भर लो, भरा जाएगा। लेकिन उसकी थोड़ी थोड़ी भी ऊंचाई हो गई तो वो एक मग बन जाएगा, एक कप बन जाएगा और हम उसमें पानी डाल सकेंगे। ठीक है? हैं? आप लोग देखो पीछे टिफ़िन भी दिखाई दे रहा है मेरे को आपका, उसमें थोड़ी ऊंचाई है जब भी आप कुछ रख पा रहे हो ना। तो अगर किसी भी बर्तन के आधार के क्षेत्रफल के साथ ऊंचाई होगी तभी उसमें सामान आएगा। तो आयतन का एक डायरेक्ट तरीका है, किसी भी आकृति का आयतन, फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है भारती, फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दो, जितनी इसकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी उतना इसमें सामान की मात्रा। पानी डालना है, इसमें तो थोड़ा सा ही पानी आएगा, लेकिन ये इतना ऊंचा ऊंचा हर तरफ से कर दूं ज़्यादा पानी आएगा, और ऊंचा कर दूं तो मैं इसको और ज़्यादा आएगा। सिंपल सा टॉपिक है। तो किसी भी आकृति का जो आयतन है, ये बहुत बेसिक बात मैं आपको बता रही हूँ और ये बात हर बच्चे को पता होनी चाहिए, वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा उस बर्तन की ऊंचाई। अब ये घनाभ है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या था? लंबाई गुणा चौड़ाई, LB। आधार का क्षेत्रफल था LB और उसको ऊंचाई से गुणा कर दो, LBH। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करेंगे तो घनाभ का आयतन आ जाएगा। और अब तुम एक बात और देखो, यहाँ सीधा एक सवाल कर लेते हैं। मान लो लंबाई है 2 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर, ऊंचाई है 5 मीटर,
तो जब आप उस बर्तन का आयतन निकालोगे तो आप क्या करोगे, 2 मीटर गुणा 4 मीटर गुणा 5 मीटर, संख्या की संख्या से गुणा कर देंगे, 2 चौके 8 पंजे 40, और मीटर 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 की गुणा करेंगे तो मीटर की पावर 3 आ जाएगी। तो इसलिए आयतन में घन मीटर लगता है। ठीक है, इसी प्रकार हम निकालेंगे घन का आयतन। ठीक है, नंबर 2 पे आ जाओ, घन। अब घन का तो और भी आसान है भैया, डेटा चला गया, अभी ऐसे लेके जाना पड़ेगा मेरे को। घन का आयतन वही आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। घन का आधार वर्ग होता है। बना के दिखाऊं क्या घन, याद होगा? अभी लास्ट उसमें ही तो किए हैं हमने। ये घन है तो घन का जो आधार है वो वर्गाकार है, ये L है और ये L है, तो आधार का क्षेत्रफल तो हो गया L स्क्वायर, और उसको L से गुणा कर दो तो L की पावर 3। ये घन का आयतन आ जाएगा, ये घनाभ का आयतन आ जाएगा। और नंबर 3 पर आ जाता है बेलन का आयतन। बेलन का आधार क्या था, जल्दी बताया करो। बेलन का आधार नहीं, आयतन नहीं, मतलब आधार की शेप कैसी थी, वृत्ताकार। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और उसको ऊंचाई से गुणा कर दो तो पाई आर स्क्वायर गुणा एच, यानी पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन हो जाएगा। तो ये 3 हमारे आयतन के फॉर्मूले हैं, जिन्हें आप याद रखो या समझो वो आपकी मर्जी है। फटाफट मैं यहाँ साइड पे लिखती हूँ और उसके बाद इन पर आधारित हम, ये दिख रहा है भाई, थोड़ा सा नीचे लिख दूँ। चलो, सबसे पहले आ जाता है घनाभ का आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। ठीक है, कैपेसिटी भी बोल देते हैं। और घन का जो आयतन है वो L की पावर L, तो L की पावर 3 आ जाएगा। और बेलन का जो आयतन है वो पाई आर स्क्वायर एच। ये सब या तो मीटर क्यूब में चलते हैं। देखो बेटा, किसी भी चीज़ को सीखने का, समझने का एक ही तरीका है, उसकी बार बार प्रैक्टिस करो, है ना। गाने बड़ी जल्दी याद हो जाते हैं आप लोगों को। कैसे होते हैं, एक बार में किस किस को याद होता है गाना? हो जाता है एक बार में? नहीं ना, दोबारा सुनोगे तो 2 लाइन और याद होती है, तिबारा सुनोगे तो और लाइन याद होती हैं, तो 5-6 बार तो सुनना पड़ता होगा ना। अगर 5-6 बार फॉर्मूले सुन लो, पढ़ लो और याद कर लो तो हो जाए या नहीं हो जाए याद? पक्का? तुम एक बार आजमा के देखना, सभी बच्चे जो लेक्चर देख रहे हैं वो भी 5 बार किसी एक फॉर्मूले को अलग अलग थोड़ी थोड़ी देर में एक बार याद कर लिया, थोड़ी देर के बाद फिर याद आया कि वो बेलन का आयतन का ये फॉर्मूला है, अगले दिन फिर 2 बार देखा, फिर 2 बार, 3 दिन लगातार करके देखो, मैं गारंटी लेती हूँ लाइफ टाइम नहीं भूलोगे आप फॉर्मूले को। ठीक है, तो फॉर्मूला समझा दिया मैंने, समझ भी लिया आपने, लेकिन सवाल करने के लिए उसको थोड़ा याद रखना भी ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी सवाल आए उनमें फॉर्मूले लिखो और उनको बार बार रिवाइज करो। ठीक है, अब मेरी बात सुन लें ध्यान से। इन एक्सरसाइज में दे रखे हैं, प्रयास कीजिए। पिछली बार भी मैंने आप ही के लिए छोड़ दिया था। 197 पेज पर है 2 घनाभ का आयतन। पहले की भुजा है 8, 3 और 2। बहुत जल्दी जल्दी मैं हिंट दे रही हूँ। पहले की भुजा है 8, 3 और 2, तो 8 3 24 दूनी 48 आ जाएगा। दूसरे चित्र में भुजा नहीं दे रखी, नीचे का तली का आधार का क्षेत्रफल है, कितना है? 24, और ऊंचाई है 3। आयतन कितना आ जाएगा? 24 को 3 से गुणा कर देंगे, आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो घनाभ का आयतन आ जाएगा। ये है पहला प्रयास कीजिए। अब आ जाइए अगले पेज पर, इनको सबने फेयर नोटबुक में करना है। ठीक है, इसी के नीचे है भाई दूसरा प्रयास कीजिए। घनाभ का घन का आयतन निकालें जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो 4 गुणा 4 गुणा 4 64 हो जाएगा। और जिसकी भुजा 1.5 है, तो ध्यान दो भाई 1.5 वाला मैं करवा देती हूँ। 1.5, 1.5 और 1.5। जयंती ध्यान देना, पॉइंट को भूल जाओ, नहीं दिख रहा। फिर क्या दिख रहा है? 15, 15 225, और 225 को 15 से करोगे 15 पंजे 75, 7 37 3 और 3375 आ जाएगा। घन मीटर है कि सेंटीमीटर है भाई?
मीटर है, मीटर क्यूब। यहाँ तक किस किस को समझ आया? अगर घन की आ गया, अगर घन की भुजा दे रखी है तो 3 बार गुणा कर दो, आयतन आ गया। मैंने कहा था दशमलव को भूल जाओ, भूल गए, आ गया उत्तर। अब दशमलव पे आ जाओ। यहाँ हाँ, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक। तो हमारे उत्तर में दशमलव के बाद कितने अंक आने चाहिए? 3। तो पीछे से 3 अंक लेकर यहाँ पर दशमलव लगा दो, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और अब हम आ जाते हैं अगले पेज पर। ये देख लीजिए पेज नंबर 198 पर नीचे की तरफ प्रयास कीजिए कि 2 सवाल हैं। त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, आयतन निकाल लेना। हाँ, करके दिखाऊं क्या? देखो भाई, प्रयास कीजिए में जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है, तो तुमने आयतन निकालना है। क्या फॉर्मूला है? पाई की जगह आर स्क्वेयर का मतलब 7 का स्क्वेयर गुणा 10, 7 7 यहीं कर दूं मैं 49, 7 7 49, 22 7 154 होता है, और उसको 10 से करोगे तो 1540 घन सेंटीमीटर हमारा आयतन आ जाएगा। और ये वाला अपने आप कर लेना। आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करोगे तो आयतन आ जाएगा। ठीक है, अब हम अपनी NCERT के एग्जाम्पल्स देखते हैं फटाफट। एग्जाम्पल नंबर 8, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करो जिसका आयतन 275 घन सेंटीमीटर है और आधार का क्षेत्रफल 25 वर्ग सेंटीमीटर है। जो जो दे रखा है उसको लिख लो। घनाभ का आयतन बराबर, देखो ना, बोला भी करो, मेरी बात सुनो, साथ साथ बोला करो। हमारी जितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं हम सबका प्रयोग करते हैं, तभी हम सीख पाते हैं। कितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं? 5, है ना? हाथ है, कान है, नाक है ना, यही है ना, और आइज़ हैं, और एक टच करने का मुंह है। तो मुंह से बोल रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, आँख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, है ना। तो जब सब इकट्ठा काम करेंगे तो हमारा दिमाग उस चीज़ को पकड़ता है। अब इसको बच्चे ऐसे लिख के छोड़ देते, पता नहीं होता इसको क्या बोलना है। सेंटीमीटर क्यूब बोलते हैं या घन सेंटीमीटर बोलते हैं। इसी तरह घनाभ का क्षेत्रफल कितना है? बोलो ना, घनाभ का नहीं, घनाभ के आधार का। घनाभ के आधार का क्षेत्रफल कितना है? 25 वर्ग सेंटीमीटर। अब कहते हैं घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है, तो माना घनाभ की ऊंचाई, माना घनाभ की ऊंचाई बराबर है h सेंटीमीटर। देखो शुरू में ही मैंने बता दिया कि भैया आयतन कैसे निकलेगा। पहली चीज़ मैंने फार्मूले से पहले क्या बताई थी, मिटा दी है वो मैं। हाँ, आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा करोगे तो आयतन आएगा। अब देखो आयतन बराबर है 275। आयतन को मैं लिख सकती हूँ आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई बराबर है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी, हाँ 25 गुणा h बराबर है 275। h का मान कैसे निकलेगा, हाँ 25 इसके बटे में चला जाएगा, 275 बटे 25, 25 एकम 25, फिर 25 एकम 25, 11 सेंटीमीटर हाइट आ जाएगी। वैसे तो ये एक नंबर का मूजबानी सवाल था, लेकिन अभी लंबे सवाल में आ जाए तो पूरे तरीके से करना पड़ेगा। मूजबानी कैसे था, भाई ये आयतन था पूरा, ये आधार का क्षेत्रफल था, दोनों को भाग कर दो तो क्या आ जाएगा, ऊंचाई आ जाएगी। समझ आ गया। अगले पे चलूं। 9वां देखते हैं। एक घनाभाकार गोदाम जिसका माप 60 मीटर 40 मीटर गुणा 30 मीटर है। ये गुणा का मतलब इसका आयतन दे रखा है। पहली चीज़ लंबाई, दूसरी चीज़ चौड़ाई, तीसरी चीज़ ऊंचाई। इसके अंदर कितने घनाभाकार डिब्बे रखे जा सकते हैं,
यदि एक डिब्बे का आयतन 0.8 घन मीटर हो। सवाल तो ये भी मुंहजुबानी है, लेकिन देखो मुंहजुबानी समझते हो ना, ओरल, ठीक है। ये घनाभ है या नहीं है? मैं इसको गोदाम मान लूँ, छत डलवा दूँ तो गोदाम बन गया, बन गया। अब इस गोदाम में डब्बे रखने हैं। अब ये पूछ रहा है कितने डब्बे रखने हैं। दो बात पता करनी है। अभी मान लो, चलो एक छोटा सा एग्जांपल ले ले। आपके घर में एक डोली है और उसमें कुछ मात्रा में दूध आता है, ठीक है। अब हमें ये पता, एक गिलास ले लिया मैंने, डोली है 2 किलो की, ध्यान देना मेरी बात पे, 2 लीटर की, बहुत संभल के जवाब देना। डोली है 2 लीटर की, हमारे घर एक डोली है जिसमें 2 लीटर दूध या 2 लीटर पानी आ सकता है। एक गिलास है मेरे पास जिसमें पहिया पाव भर 250 मिलीलीटर दूध आ सकता है। ऐसे कितने गिलास दूध? बहुत जल्दी बता दिया तुमने तो, कैसे बता दिया? जोर से बताओ एक बच्चा। हाँ चल, इसको बताने दो। हाँ जयंती। 1 लीटर में मैम वो 4 गिलास आएंगे। 1 लीटर में 4 बार पाव भर दूध आता है तो 4 गिलास आएगा। तो 2 लीटर के लिए अब ये तुमने तो अपने दिमाग से निकाल दिया मुंहजुबानी। अब मैं मैथ्स में बताती हूँ कैसे निकालेंगे। डोली में जो दूध आ रहा है भाई वो 2 लीटर आ रहा है। 2 लीटर को 1000 से गुणा कर दो तो 2000 मिलीलीटर दूध आ रहा है। और एक गिलास में 250 मिलीलीटर दूध आ रहा है। 25 8 200 होता है, कट के कितना आ जाएगा? 8। यानी कि मैं वो 8 गिलास दूध उस बर्तन में, उस डोली में डाल सकती हूँ। समझ आ रहा है? ये मैथ की तरफ से सोचो अब इस बात को। सवाल भाई, दूध वाले दूध नापते हैं, उनके पास दूध नापने का यंत्र होता है पहिया का। पहिया पाव समझ नहीं आ रहा क्या आपको? पाव भर 1/4, ठीक है ना। 1 पाव दूध डालना है। आधा किलो का भी होता है उनके पास बर्तन, 1 किलो का भी, 2 किलो का भी। अब तुम ले गए 5 किलो का बर्तन उसके पास, तो आधा किलो वाले से कितने बर्तन, कितनी बार डाल लेगा वो 5 किलो में? 5 किलो की मेरी बाल्टी है, मैं ले गई, भाई इसको दूध की भर दे। अब वो बड़ा वो लेके जाना तो भूल गया दूध नापने का, आधा किलो का है। अब वो आधा किलो वाले से मेरी डोली में कितनी बार डालेगा कि मेरी 5 किलो की डोली भर जाए? हैं 7 बार। 5 किलो दूध है, 10 बार। 1 बार में आधा किलो, 2 बार में 1 किलो, तो 5 दूनी 10 बार। तरीका क्या है कि बड़ी डोली में जितना आ रहा है उसको छोटे वाले में जितना आ रहा है उससे भाग कर देते हैं। तो ये इस तरह का कोई भी प्रश्न आ जाए, बहुत ध्यान से समझ लो, 9वीं में भी आते हैं इस तरह के सवाल। इस कमरे में कितने डब्बे रखे जा सकते हैं? इस घन के अंदर, इस दीवार के अंदर कितनी ईंटें लगी हुई हैं? इस तरह के प्रश्न आ जाएं तो एक ही लॉजिक है कि आपने बड़े आयतन को छोटे आयतन से भाग कर देना है। बहुत ही सरल सवाल हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई बात यहाँ तक? विनय पक्का? पक्का? आगे बढ़ूँ? अब मैं इसका पूरा डिटेल नहीं कराऊंगी। सवाल नंबर, एग्जाम्पल नंबर 9, सीधा आ जाओ। घनाभाकार क्या करती है? गोदाम का आयतन। मैंने सीधा आयतन ले लिया। आयतन कितना है भैया बताओ मुझे? 60 गुणा 40 गुणा 30, ठीक है। 6 चौक 24, 24 तिये 72, 72 के पीछे 3 जीरो लग जाएंगी। इतने घन मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत हो? अब इतने बड़े, ये कमरा ही अपना गोदाम मान लो, जिस रूम में हम बैठ के पढ़ रहे हैं इसको गोदाम मान ले। इसमें छोटे छोटे डब्बे रखने हैं, तो एक डब्बा कितनी जगह घेर रहा है वो देख लो। तो 0.8 घन मीटर। तो लिख दो, एक घनाभाकार डिब्बे का आयतन कितना आ गया? 0.8 घन मीटर। अभी पूछता कितने डब्बे रखे जा सकते हैं, तो बिल्कुल सिंपल है। गोदाम पहले लिखना है, गोदाम में जितने डिब्बे रखे जा सकते हैं बराबर
थोड़ा सा जल्दी जल्दी में लिख रही हूँ मैं, सफाई से लिख लेना। गोदाम का आयतन, गोदाम बड़ा है, ये ध्यान रखना, बड़ा क्या, बड़े में छोटी चीज़ डलती है, छोटे में बड़ी चीज़ थोड़ी डलेगी। तो बटे में एक डिब्बे, घनाभाकार डिब्बे का आयतन। अब ये दशमलव तंग करेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। कितना है ये पढ़ के बताओगे? 72,000 बटे 0.8। पॉइंट हटाने के लिए क्या करूं? वो बटा कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा कि ऊपर जाएगा? ऊपर जाएगा। यहाँ से दशमलव हट जाएगा, इसके बटे में यहाँ आएगा, लेकिन फिर वो उछल के फिर ऊपर चला जाएगा। ठीक है भाई, इसका बटा ये है, इसका बटा ये है, तो इसके बटे में जो 10 लगेगा वो यहाँ चला जाएगा। 8 के पहाड़े में 72 आता है, कितने पे? 8 के पहाड़े में 72 कितने पे आता है? 8 निम 72, 3 0, 9,000 के पीछे 10 लगा दो तो 90,000 डिब्बे हम उस गोदाम में रख सकते हैं। समझ आया या नहीं? आगे बढ़ें। अब है 10वां उदाहरण। ठीक है, 2 ही रह गए, दोनों को करेंगे अभी हम। 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला बेलन बनाया जा रहा है। बेलन का आयतन ज्ञात करो। कागज था कल इसमें, ये रहा। देखिए, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। ये कागज है, ये चौड़ाई है, कितनी है? कितनी है? 14 सेंटीमीटर। कितनी है? 14 से। इसको ऐसे मोड़ दिया और बेलन बना दिया। त्रिज्या दे रखी है बेलन की, कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो ये बेलन की क्या है? कितनी है? 14। बिल्कुल सिंपल। इसने बात को घुमा दिया। इसने ये नहीं कहा बेलन है, इसकी त्रिज्या है, ऊंचाई है। उसने कहा एक कागज़ है, कागज़ की चौड़ाई 14 है। चौड़ाई अगर ऐसे मोड़ोगे तो चौड़ाई, ऊंचाई फिर ये हो जाएगी। उसने कहा चौड़ाई के अनुदिश, यानी कि जयंती चौड़ाई के साथ साथ हमने कागज़ मोड़ा तो जो चौड़ाई थी वो बेलन की ऊंचाई बन जाएगी। अब मैं इसको बिल्कुल सिंपल बता रही हूँ। ऊंचाई हो गई 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर। बेलनाकार बर्तन का क्या निकालना है? ये फेयर नोटबुक में ऐसे नहीं करना है, पूरा डिटेल आपने लिखनी है, क्योंकि कागज़ को चौड़ाई के साथ मोड़ा गया है, इसलिए बेलन की ऊंचाई इतनी, बेलन की त्रिज्या बुक वाले ने दे रखी है, और बेलन का आयतन हमें फॉर्मूला पता है। उसने ये भी कहा है कि पाई की जगह ले लो 22/7, है ना? यही बोला है ना, 22/7 ही है। ध्यान से देखो, आर स्क्वेयर का मतलब है आर को 2 बार लिख दो, और एच का मतलब है 14, 7 दूनी 14। 0 को भूल जाया करो। 2 दूनी 4 दूनी 22 8 176। ठीक है, तो 22 8 176, पीछे लग जाएंगी 2 0। यहाँ क्या लगाऊं? जल्दी बोलो। सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हो गया बेलन का आयतन। और लास्ट सवाल है, बिल्कुल इसी तरह का है। 11/4 सेंटीमीटर माप वाले आयताकार कागज के टुकड़े को बिना अति व्यापन किए मोड़कर 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है। अति व्यापन का मतलब है कि ये कागज ऐसे चिपकेगा नहीं, मतलब चिपकने में कागज खर्च नहीं हो रहा। ये यूं का यूं यहाँ मिल जाए, दिख रहा है, देखो ये कागज यूं का यूं यहाँ मिल जाएगा, और जितना है उतना ही रहेगा। 11/4, 11 लंबाई है, 4 चौड़ाई है। ठीक है, हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 11। अब इसको ज़रा समझना, थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें त्रिज्या नहीं दी गई है। ये 11 सेंटीमीटर है, ये 4 है। इसको मोड़ा, मोड़ने की वजह से ये आपका बन गया बेलन। बेलन की ऊंचाई इसने पहले ही कह दी है, कितनी है? 4 सेंटीमीटर। भाई कागज़ मेरे हाथ में है, कागज़ मेरे हाथ में है, इसको मैंने ऐसे मोड़ा तो ये मेरा बेलन तैयार हो गया।
ये ऊंचाई हो गई 4, ये 11 क्या बन गया? परिधि। कल भी ये बात आई थी, रश्मि ने तो पकड़ ली थी, तूने पकड़ी ये बात समझ आ गई? ये जो 11 सेंटीमीटर है, ये जब ऐसे मुड़ेगा तो इस वृत्त का घेरा बन जाएगा, ये वृत्त की परिधि बन जाएगी। हमें वृत्त की त्रिज्या नहीं पता, ठीक है, तो त्रिज्या पहले हम निकालेंगे, वृत्त की त्रिज्या हम निकालेंगे। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 11, आयताकार कागज का माप। ठीक है, आयताकार पूरे तरीके से करना है सवाल। कागज का माप 11/4, ठीक है, 11 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर। कागज को मोड़कर बेलन बनाया गया है, ये बात लिख देना। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। माना बेलन की त्रिज्या बराबर है r सेंटीमीटर। हमें त्रिज्या नहीं पता क्योंकि कागज को मोड़ के बेलन बनाया है, तो जो 11 है वो वृत्त की परिधि है। ये बात आपने लिखनी है क्योंकि कागज को 4 सेंटीमीटर के अनुदिश, यानी उसके साथ साथ, ये पेज मत पलट तू 2 मिनट, कागज को 4 सेंटीमीटर के अनुदिश मोड़कर बेलन बनाया है। ठीक है, बेलन बनाया है, तो इसलिए बेलन के आधार की परिधि, समझ में आ गई मेरी बात? कितनी हो जाएगी? 11 सेंटीमीटर। परिधि का फॉर्मूला 2 पाई r बराबर है 11। पाई का मतलब 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर है 11। यहाँ दिख रहा है ये कैमरे में? r का मान बताओ। 11 तो यहीं रह गया, अरे r भी यहीं रह गया, इनका क्या करूं? अरे ये r तो यहीं रह जाएगा सिद्धि, 7 नीचे है, उस तरफ जाके गुणा में हो जाएगा, और ये 2 और 22 नीचे आ जाएंगे। 11 दूनी, ये कितना बन गया? 7/4 कितना? सेंटीमीटर। ये त्रिज्या आ गई, ये ऊंचाई है। अब ये बेलन के आयतन का फॉर्मूला आपके सामने है, पाई r²h। पाई का मतलब 22/7, r 7/4 है, स्क्वायर करोगे तो 2 बार आएगा, तो ये हो जाएगा 7/4 गुणा 7/4। ऊंचाई कितनी है? 4। ऊंचाई 4 है। अब बोलो, 4 से 4 कट गया, 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 11 7/2, 2 तिया 6, 7 में 6 गए 1, 2 8 16 और 2 5 10। इतने घन सेंटीमीटर बेलन का आयतन आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान से हमारे सवाल थे। एक्सरसाइज आप अपने घर से सभी बच्चे ट्राई कर लाना। 11.3 की वीडियो में टाइम लगते अलग से अपलोड कर दूंगी। थैंक यू।